अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वकास अहमद दानिश। आज जो लेक्चर है वो है बेसिक ऑफ ईसीजी। ईसीजी के बेसिक पर है कि ईसीजी से हम किस तरह हार्ट रेट फाइंड आउट करेंगे, किस तरह हम ईसीजी से हार्ट रिदम फाइंड आउट करेंगे, ईसीजी से हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारे हार्ट के कौन से साइड पे बीमारी है, मतलब फॉर एग्जांपल राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, राइट वेंट्रिकल में है, लेफ्ट वेंट्रिकल में है। तो इन सब को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे इस ईसीजी से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि बेसिक ऑफ ईसीजी। देखो, इससे पहले मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ कि हमारे हार्ट के 4 पार्ट्स हैं। हमारे हार्ट के 4 पार्ट्स है। एक है राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये हमारे हार्ट के पार्ट्स है। अब यहाँ पर देखो, ये हार्ट, इस हार्ट का फंक्शन ये है कि हमारे हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करता है। मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ। तो हार्ट का फंक्शन ये है कि इस हार्ट ने सारे बॉडी को ब्लड देना है। अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब हम इस ग्राफ पर जाहिर कर लेते हैं तो इसको हम ईसीजी कहते हैं। देखो, हमारे हार्ट के अंदर पेसमेकर सेल्स लगे होते हैं। यहाँ पर हमारे हार्ट के यहाँ पर एक सेल लगा होता है, इसको क्या कहते हैं? एसए नोड। एसए नोड या साइनोआर्टियल नोड इसको कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पर आता है, इसको कहते हैं एवी नोड, आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड। अब ये एवी नोड पे जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे जाके बंडल ऑफ हेस और परकंजी फाइबर्स, यहाँ पर हमारे हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब हम यहाँ पर जाहिर कर लेते हैं इस ग्राफ पर, तो इसको हम कहते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जब यहाँ पर जाहिर करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब मैं यहाँ पर देखो, जब हम ईसीजी कर लेते हैं तो हमारे पास 12 लीड्स होते हैं। हमारे पास कितने लीड्स होते हैं? 12 लीड्स। उन 12 लीड्स में हमारे पास जो 6 लीड्स होते हैं वो होते हैं चेस्ट लीड। हमारे पास चेस्ट लीड 6 होते हैं और वो हम जाहिर करते हैं C1 से लेकर C6 तक, या बाज़ औक़ात हम V1 से लेकर V6 तक। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S लीड से, या हम C1 से रिप्रेजेंट करते हैं या हम V1 से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये 6 लीड है चेस्ट की, V1 से लेकर V6 तक। ये हम अपने जो हमारा हार्ट है, इस हार्ट के इर्द गिर्द हम लगा लेते हैं। इंशाल्लाह अगर प्रैक्टिकल मौका मिल गया तो मैं आप लोगों को वो लेक्चर भी बता दूंगा जिस तरह के प्रैक्टिकली हम किस तरह लीड्स को अपने चेस्ट के ऊपर रखेंगे। सही है। इसके बाद 6 लीड्स हमारे पास होते हैं, 6 नहीं 3 लीड्स। 3 लीड्स हमारे पास होते हैं लिम लीड, इसको हम लिम लीड कहते हैं। 3 लीड हमारे पास लिम लीड होते हैं और 3 लीड हमारे पास होते हैं, वो होते हैं आर्गोमेटिक। ये आर्गोमेटिक लीड हमारे पास होते हैं AVR, AVF एंड AVL। इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको, ये जो लिम लीड है ये हम V1, 2 एंड 3 इससे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, हमारे पास 12 लीड्स हैं। 12 लीड में 6 लीड हमारे पास चेस्ट लीड है। चेस्ट लीड हम रिप्रेजेंट करते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6
या हम V1, V2, V3, V4, V5, V6 इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। 3 लीड हमारे पास लेम लीड होते हैं, वो हम 1, 2, 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। और 3 लीड हमारे पास आर्गुमेटिक लीड होते हैं, वो हम AVR, AVF एंड AVL से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लेम लीड और आर्गुमेटिक लीड है ये हम अपने हाथों और पाँव पे लगा लेते हैं, और ये जो चेस्ट लीड है ये हम अपने चेस्ट पे लगा लेते हैं। अब जब हमने ये लीड्स लगा लिया तो हमारे पास, जब हम ECG कर लेते हैं तो हमारे पास उस मशीन से एक ग्राफ निकल आता है। वो ग्राफ कुछ इस तरह नजर आता है। अब इस ग्राफ में हम देखें कि इस ग्राफ में इन बॉक्सेस का क्या मतलब है। हमें किस तरह पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसमें ECG का ग्राफ ऊपर चला गया है या नीचे चला गया है, हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। देखो, ये बात याद रखना कि ये जो हमारे हार्ट है, हमारे हार्ट के अंदर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स है और ये हमारे पास राइट एंड लेफ्ट आर्टिकल्स है। देखो, हमारे इस हार्ट के अंदर डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन होता है। अब देखो किस तरह होता है। हमारे इस हार्ट के अंदर फॉर एग्जांपल में हमारे हार्ट के ये टू पार्ट्स है, एक है वेंट्रिकल्स, एक है ऑरिकल्स। देखो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ऑरिकल का पार्ट हो गया और ये वेंट्रिकल्स है। सबसे पहले ब्लड जो है वो ऑरिकल्स में आते हैं ना, लेफ्ट ऑरिकल्स पे यहाँ पर ब्लड आ गया। अब इस ऑरिकल के अंदर डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन हो गई तो ये ऑरिकल्स क्या होगा, कंट्रैक्ट हो गया। अब वेंट्रिकल्स है, जब वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन होता है तो वेंट्रिकल्स क्या होगा, कंट्रैक्ट। अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होगा, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होगा तो ये क्या होगा, वेंट्रिकल्स की रिपोलराइजेशन होगा। जब कंट्रैक्शन होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डीपोलराइजेशन कहेंगे। जब रिलैक्सेशन होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, रिपोलराइजेशन। सबसे पहले हमारे इस आरटीएम में ये जो आरटीएम है, इन दोनों आरटीएम में डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन हो गया, फिर हमारे वेंट्रिकल्स में डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स में हो गया, फिर हमारे वेंट्रिकल्स क्या होंगे, रिपोलराइज हो गए। रिपोलराइजेशन में रिलैक्स होगा। तो यहाँ पर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। तो ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कितना टाइम लगेगा, इसको हम कहते हैं हार्ट साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल, ये कार्डिक साइकिल, ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन या हम डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन कहेंगे, ये कितना टाइम लेता है, 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड में हमारे हार्ट जो है ये कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मतलब डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन करते हैं। तो 1 मिनट के अंदर 72% हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन या डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन 72 टाइम करता है। 72 टाइम। यहाँ पर देखो 0.8 सेकंड में ये साइकिल होता है और 1 मिनट में 72 बार होता है। तो जो नॉर्मल पेशेंट हो, हेल्थी पेशेंट हो, उसका क्या होगा, उसका जो हार्ट साइकिल है वो 72 टाइम होगा 1 मिनट में। अच्छा, अब ये जो हार्ट का ये जो कार्डिक साइकिल है, इस कार्डिक साइकिल को हम यहाँ पर ग्राफ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे और हमें ये पता चल जाएगा कि किस के हार्ट के कौन सी जगह पर हमारी प्रॉब्लम आया है, या हम किस तरह अपने हार्ट रेट फाइंड आउट करेंगे, या हम किस तरह हम अपने हार्ट का रिदम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर एक है ये बड़ा बॉक्स, ये एक बड़ा बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा है, सॉरी ये तीसरा बॉक्स है। इसी तरह ये सारे इस यहाँ पर मैंने वो बॉक्सेस नहीं बनाई हैं, जस्ट सिंपल मैंने कहा कि मैं इनसे आप लोगों को समझा दूं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। देखो ये जो बॉक्स है 1
2 3 4 and 5। हॉरिजॉन्टली 5 है और 1 2 3 4 5। वर्टिकली भी 5 है। तो ये हॉरिजॉन्टली भी 5 स्मॉल बॉक्सेस है और वर्टिकली भी 5 है। तो एक बड़े लार्ज बॉक्स के अंदर 25 स्मॉल बॉक्स मौजूद है और इस स्मॉल बॉक्स के लेंथ कितना है? 1 मिलीमीटर। कितना है? 1 मिलीमीटर। इस स्मॉल बॉक्स का जो लेंथ है वो है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। यहां पर मैंने स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर का मतलब क्या है? 1 मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब यह है कि यहां से इसका जो लेंथ और विड्थ में मल्टीप्लाई करूं उससे क्या आएगा? 1 मिलीमीटर। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है 0.1 मेगावाट। इसका एम्पलीट्यूड है। अब एम्पलीट्यूड क्या है? एक वेव की एक्सट्रीम पॉइंट के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो फिर हम फिजिक्स में चले जाते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? 0.1 मेगावोल्ट। अच्छा, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। अब ये हमारे पास ये जो बड़ा बॉक्स है, इस बड़े बॉक्स के अंदर 25 स्मॉल बॉक्स मौजूद है। तो इस बड़े बॉक्स का कितना जो है ना उसका लेंथ और वेट कितना होगा? तो ये जो बड़ा बॉक्स है, बड़ा लार्ज बॉक्स की हमारे पास क्या होगा? 5 मिलीमीटर स्क्वायर। 5 मिलीमीटर है। इसका जो लेंथ है और इसका जो वेट है वो 5 मिलीमीटर है। ये भी 5 मिलीमीटर, वो भी 5 मिलीमीटर। मतलब ये है कि ये जो इसका लार्ज बॉक्स जो है उसका जब हम लेंथ मालूम कर लेते हैं तो इसका लेंथ क्या होगा? 5 मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हम अब ये जो ईसीजी का ग्राफ है ये यहाँ पर बन जाता है। जब हम ईसीजी कर लेते हैं, हम लीड्स लगा लेते हैं, तो हमारे लीड्स से जो उस मशीन से जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन होता है तो वहां से एक पेपर निकल जाता है। तो उसके ऊपर हमारे जो हार्ट रेट है ना, जो हमारा जो हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है वो सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उस पेपर में हमें शो हो जाती है कि आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यही है। तो हमारा हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यही है कि ये जो हमारा हार्ट है ये एक्चुअली क्या कर लेता है? कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इसके अंदर पोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन हो जाता है और वो फिर हमारा जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की वो हो जाती है। वहाँ पर हमें पेपर में नजर आता है। फिर हम पेपर से फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये किस तरह हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये जो हमारे हार्ट का जो नॉर्मल ईसीजी का जो ग्राफ होता है हमारे हार्ट का वो इस तरह होता है। देखो, इसको कहते हैं PQRST। ये एक हो गया। फिर यहां से दूसरा शुरू हो गया, इस तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह हो जाता है। अब हम इस ग्राफ से हम किस तरह अपना हार्ट का रिदम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे हार्ट का रिदम क्या होगा? हमारे हार्ट का रिदम इस तरह होगा कि ये यहाँ पर देखो, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में ये पी क्या जाहिर कर लेता है? ये पी हमें हमारे जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स, इस आर्टिकल का डीपोलराइजेशन हमें इस पी से पता चल जाता है कि हमारे जो आर्टिकल्स है वो डीपोलराइज हो गए। तो इससे हमें आर्टियम की डीपोलराइजेशन का पता चल जाता है। अब QRS से हमें जो हमारे वेंट्रिकल्स है उस वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन का पता हमें इस QRS से पता चल जाता है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और इस T से हमें किस चीज का पता चल जाता है? इस T से हमें हमारे जो वेंट्रिकल्स है उस जब रिलैक्स हो जाते हैं, उसकी रिलैक्सेशन हो जाती है,
तो रीपोलराइज होते। तो इस चीज से हमें वेंट्रिकुलर की रीपोलराइजेशन का पता चल जाता है। पी से हमें जो हमारे अरिकल्स है या आरटीएम्स है, हमारे आरटीएम्स की डिपोलराइजेशन का पता चल जाता है। क्यों आर एस से हमें हमारे वेंट्रिकल्स की डिपोलराइजेशन का पता चल जाता है। और ये जो वेंट्रिकल्स है, इस वेंट्रिकल्स ये जो टी है, इस टी से हमें वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन का पता चल जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि ये हमारा जो आरटीएम है उसकी रिपोलराइजेशन का पता कहाँ से पता चल जाता है। तो इसका पता हमें इस क्यों आर एस में आता है, इससे इसका पता भी चल जाता है। अब इस ग्राफ के अंदर हमारे हार्ट के अंदर जितनी भी डिजीज, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, उन सारों का पता हमें यहाँ से पता चल जाता है, इस ग्राफ से पता चल जाता है। आइए मैं आप लोगों को एक दो तीन जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि इसका पता हमें किस तरह चलेगा। अच्छा, तो इसको मैं मिटा लेता हूँ। हार्ट रिदम मैं किस तरह फाइंड आउट करूंगा। हार्ट रिदम हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। देखो, मैंने बता दिया कि हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट का जो ऊपर रीजन है उसको हम अरिकल्स कहते हैं और नीचे जो है वो हमारे वेंट्रिकल्स कहते हैं। पहले हमारे जो अरिकल्स है वो कंट्रैक्ट होगा, डिपोलराइज होगा, फिर हमारे वेंट्रिकल्स जो है वो डिपोलराइज होगा। तो इस तरह हमारा ये जो साइकिल है ये इस तरह कंटिन्यू रहेगा। अब इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो यहाँ पर हमारा जो हार्ट रिदम है ये दो टाइप के हैं। एक को हम कहते हैं रेगुलर और एक को हम कहते हैं इर्रेगुलर। हमारा जो रेगुलर रिदम है वो किस तरह होगा, वो बिल्कुल इसी तरह होगा। ये जो हमारा हार्ट है ये अपने हिसाब से अपने मतलब 0.8 सेकंड में ये साइकिल पूरा होगा। पहले हमारे एरिकल्स डिपोलराइज होगा, फिर हमारे वेंट्रिकल्स डिपोलराइज होगा। तो इसी तरह देखो, एरिकल्स डिपोलराइज होगा, फिर हमारे वेंट्रिकल्स डिपोलराइज होगा, फिर इस तरह मतलब 0.8 सेकंड में हमारा जो हार्ट है उसका जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकंड में होगा। अब ये हमारे पास रेगुलर में आ गया। अब इर्रेगुलर में हम ये इस ईसीजी से हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा ये जो हार्ट का ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, मतलब डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन है, ये हम इस ईसीजी से किस तरह फाइंड आउट करेंगे। यही बात मैं कहने वाला था कि इस ईसीजी से मैं किस तरह हार्ट रिदम फाइंड आउट करूंगा। देखो, इस आर से लेकर इस आर तक ये जो आर इंटरवल है, आर इंटरवल, इस आर इंटरवल को हम ईसीजी के ग्राफ में देखेंगे कि इस आर इंटरवल का ये जो डिस्टेंस है आर का, ये एक हो गया। फिर इस तरह दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, हर एक बॉक्स में देखो यहाँ से लेकर यहाँ पर ये इस बॉक्स में इस तरह हमारा ये जो ग्राफ है ये इस तरह बड़ा ग्राफ बन जाता है। तो हम पहले वाले आर के दरमियान डिस्टेंस को देखेंगे कि इसने कितने बॉक्स कवर की है। फिर हम दूसरे जो इसके बाद आता है उन दोनों आर्म के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कि उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। फिर तीसरे, फिर चौथे। अब इसके लिए हमने पैमाना नहीं लेना है कि हम पैमाने से देखेंगे कि किस तरह इसका डिस्टेंस हम किस तरह फाइंड करेंगे कि इसके दरमियान फासला कितना है। इस ग्राफ के अंदर मैंने छोटे बॉक्स का भी आप लोगों को लेंथ बताया है, विड्थ बताया है, इस तरह बड़े बॉक्स का भी बताया है। अब ये जो आर इंटरवल है, इस आर इंटरवल के दरमियान कितने बड़े बॉक्स आए हैं। फॉर एग्जांपल पहले वाले के दरमियान 2 आए हैं, तीसरे वाले के दरमियान 2 आए हैं, चौथे वाले के दरमियान 2 आए। अगर इस आर का जो दरमियानी डिस्टेंस है वो सेम रहा, इट्स मीन कि हमारा जो हार्ट रिदम है वो रेगुलर है, उसके अंदर कुछ बीमारी भी नहीं है, वो क्या है, रेगुलर है। अब अगर हमारे इस ग्राफ के अंदर इस आर इंटरवल के दरमियान फासले में, फॉर एग्जांपल फर्स्ट आर इंटरवल के दरमियान 2 बॉक्सेस थे
और तीसरे आर इंटरवल के दरमियान फॉर एग्जांपल 3 बॉक्सेस हैं, चौथे के दरमियान फॉर एग्जांपल 6 बॉक्सेस हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो हार्ट की जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, मींस के जो कार्डिक साइकिल है उसके अंदर कुछ खराबी आई है, कुछ प्रॉब्लम आए हैं, तो इसलिए हमारा जो हार्ट साइकिल है वो क्या है, इरेगुलर है। हार्ट रिदम हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि हमारा ईसीजी के ग्राफ में इस आर इंटरवल के दरमियान डिस्टेंस को देखेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे हार्ट के दरमियान हार्ट का रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है। अच्छा, दूसरी बात, हम हार्ट रेट हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। इस ईसीजी से हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारे हार्ट रेट कितना है। देखो, आप लोगों को बता दिया कि इस आर और इस आर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। उस डिस्टेंस को किस तरह फाइंड आउट करेंगे। स्मॉल बॉक्स का वैल्यू भी मैंने आप लोगों को बताया है, लार्ज बॉक्स का वैल्यू भी मैंने आप लोगों को बताया है। उन बॉक्सेस को हम काउंट करेंगे और जितना वैल्यू इसके दरमियान आ गया तो उस वैल्यू को हम 300 पर डिवाइड करेंगे। देखो, 300 डिवाइड बाय जो वैल्यू आ गया है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। इससे जो वैल्यू आ गया फॉर एग्जांपल मैं a पर डिवाइड करूंगा, मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस आया है वो a आया है, तो मैं इनको 300 पर डिवाइड करूंगा। 300 पर मैंने डिवाइड किया, फॉर एग्जांपल उसका वैल्यू क्या आ गया, b आ गया। फॉर एग्जांपल मैं सपोज दे रहा हूं कि इस r और इस r के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या आ गया, a आ गया। अब इस a को मैंने 300 पर डिवाइड करना है। लार्ज बॉक्स की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इस लार्ज बॉक्स और इस लार्ज, फॉर एग्जांपल एक r और दूसरे r के दरमियान जो बॉक्सेस है फॉर एग्जांपल 2 और 3 आए हैं, तो इस 3 को हमने इस पर उसका लेंथ, लार्ज लेंथ का मैंने बता दिया है, लार्ज बॉक्स का लेंथ कितना है 5 mm, हमने उसका लेंथ फाइंड आउट करना है। फिर उस लेंथ को हमने 300 पर डिवाइड करना है। उससे जो वैल्यू आ गया फॉर एग्जांपल वो मेरे पास क्या आ गया, b। अब ये वैल्यू, ये जो b का वैल्यू है, अगर ये 100 से ज्यादा था, ग्रेटर था, तो इसको हम कहेंगे कि इसको क्या है, पेरिकार्डिया है। पेरिकार्डिया क्या है, पेरिकार्डिया हमारा हार्ट का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है, अपने नॉर्मल से ज्यादा हो गया है। हमारा हार्ट जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब तेजी से वो पंपिंग कर रहा है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर रहा है, तो इसका हार्ट रेट अगर 100 से ज्यादा हो गया तो इसको हम पेरिकार्डियम कहेंगे। अगर इस b का वैल्यू फॉर एग्जांपल 60 से लेस आ गया तो इसको हम, अगर b का वैल्यू 60 से कम आ गया तो इसको हम कहेंगे बेरिकार्डिया। इसको क्या बीमारी है, बेरिकार्डिया। इसको हम बेरिकार्डिया कहेंगे। जब हमारा हार्ट रेट 100 से ज्यादा हो तो इसको हम पेरिकार्डिया कहेंगे, और जब हमारे हार्ट रेट 60 से लेस हो, मतलब उसका जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो क्या है, बिल्कुल आराम के साथ कर लेते हैं, 60 से भी कम है, तो इसको हम कहेंगे कि इसको क्या बीमारी है, बेरिकार्डिया। तो इस ईसीजी से हमने हार्ट रिदम फाइंड आउट किया और इस ईसीजी से हमने हार्ट रेट फाइंड आउट कर लिया। अब हम एक और बीमारी भी इस ईसीजी से फाइंड आउट करें। इससे हम बहुत सारी बीमारियों का पता चल जाता है। डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि इस ग्राफ के एक पॉइंट्स में इसका क्या मतलब होता है हमारे हार्ट का। तो इससे मैं एक और एग्जांपल भी आप लोगों को बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर इस ग्राफ में देखें, अगर इस ग्राफ में ये जो P है इसका एलिवेशन देखो, P से यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर लूँ तो इस ग्राफ में अगर इस P का वैल्यू अगर 3 mm से ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल इस P का ये जो एलिवेशन है अगर ये 3 mm से ज्यादा होगा तो हमारे लेफ्ट ऑरिकल्स में प्रॉब्लम होगा। अगर इसका ये जो P है, P का वैल्यू अगर 3 mm से ज्यादा आ गया, फॉर एग्जांपल ये मैं इस ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर लूँ, अगर ये ज्यादा आ गया इस तरह,
इसका ये जो एलिवेशन है अगर ये ज़्यादा हो गया 3 mm से, तो इस ग्राफ से हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो हार्ट का लेफ्ट साइड, लेफ्ट आर्टिकल है, उस लेफ्ट आर्टिकल में कुछ खराबी आई है, कुछ प्रॉब्लम आई है। अगर इस P का वैल्यू 2 mm रहा तो इससे पता चलेगा कि हमारे हार्ट का जो राइट साइड है, राइट आर्टियम है, हमारे राइट आर्टियम में क्या आया है, प्रॉब्लम आया है। राइट आर्टियम में कुछ प्रॉब्लम आया है। अब अगर यहाँ पर मैं देखूं क्यों, ये जो क्यों का ये जो डिप्रेशन आया है, अगर ये डिप्रेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका जो डेप्थ है, अगर ये डेप्थ 2 mm रहा, अगर ये इसका डेप्थ 2 mm रहा और ये जगह 1 mm रहा, तो इससे हमें हमारे हार्ट के अंदर पैथोजन का पता चल जाता है कि हमारे हार्ट के अंदर कुछ पैथोजन है, कुछ जरासीम है। तो इसका पता हमें इस क्यों से पता चल जाता है। अब हमारे एस टी का एलिवेशन, फॉर एग्जांपल एस और टी, ये जो एस टी है, अगर एस टी हमारे पास एलिवेटेड हो गया हो, अपने रो से ऊपर चला गया हो, एलिवेट हो गया हो, तो इससे है कि इस बंदे को क्या है, हाइपरकिलेसीमिया। क्या होगा, हाइपरकिलेसीमिया होगा। अगर ये जो एस टी का ये जो लाइन है, अगर ये हमारे पास डिप्रेस हो गया हो तो इस शख्स को हाइपोकिलेसीमिया होगा। हाइपोकिलेसीमिया। अगर ये फॉर एग्जांपल ये ग्राफ में यहाँ पर ये जो मैंने ग्राफ लगाया है, मैं इस ECG में रिप्रेजेंट कर लूँ, तो अगर एस टी का जो लाइन है अगर ये एलिवेट हो गया हो, तो इसका मतलब ये है कि उस शख्स में हाइपरकिलेसीमिया है, मतलब उसके अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा है। अब अगर ये जो एस टी लाइन है अगर ये डिप्रेस हो गया हो, तो इससे पता चल जाता है कि उस शख्स के अंदर हाइपोकिलेसीमिया है। क्या होगा, हाइपोकिलेसीमिया होगा। तो ये था हमारा बेसिक ऑफ ECG के बारे में जितने बेसिक पॉइंट थे वो मैंने सब लोगों को बता दिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये ग्राफ, ये जो नॉर्मल ग्राफ है, ये किस तरह बन जाता है। इसका सारा एक्टिविटीज़ में आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप लोगों को इस लेक्चर से कुछ फ़ायदा मिला हो तो प्लीज़ लाइक माय यूट्यूब चैनल वकास अहमद दानिश। थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग।